जैसे हमने बैलेंस ऑन ट्रेड या बैलेंस ऑफ ट्रेड हमने जो किया, बिल्कुल सेम सेंस में हम बैलेंस ऑन करंट अकाउंट देखने वाले हैं। तो जब हम ट्रेड की बात करते थे तो उसमें सिर्फ हमने एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स ले लिए। जब हम करंट अकाउंट यानी बैलेंस ऑन करंट अकाउंट की बात करेंगे तो तीनों पार्ट को लेंगे जो कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स एंड रिसीट्स। तो इन तीनों को जो हम लेते हैं तो वही सेम कंडीशन बनेंगे हमारे पास तीन। फर्स्ट, जहां पे हमारा बैलेंस ऑन करंट अकाउंट इक्वल होगा, मींस टोटल रिसीट्स इज इक्वल्स टू टोटल पेमेंट्स, डेबिट आइटम इज इक्वल्स टू क्रेडिट आइटम। अब इन सब बातों को लिखते हैं। तो बैलेंस ऑन करंट अकाउंट, इट इज डिफाइंड as the difference between the sum of credits on current account and the sum of debits on current account। तो बैलेंस का जो हमारा फॉर्मूला है कैसे लिख सकते हैं हम उसको? बैलेंस ऑन करंट अकाउंट is equals to sum of credits minus sum of debits। तो फर्स्ट हमारा है करंट अकाउंट इज इन बैलेंस, बैलेंस में हो। और एक कब होगा? when receipts on current account are equal to the payments on the करंट अकाउंट। तो रिसीट का मतलब क्रेडिट आइटम, पेमेंट का मतलब डेबिट आइटम। अगर ये दोनों मेरे बराबर हो गई तो मेरा करंट अकाउंट बैलेंस पे है। सेकंड सिचुएशन क्या हो जाएगी मेरी? सेम बिल्कुल, करंट अकाउंट सरप्लस, जिसको आप कैश ऐसे ही बोल सकते हैं शॉर्ट में, करंट अकाउंट सरप्लस। ये सिचुएशन कब आएगी? इज अ सिचुएशन दैट, और बिल्कुल सही पहचाना जैसे हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड में किया था, बिल्कुल वहां पे है कि हमारी क्रेडिट आइटम, टोटल क्रेडिट आइटम ऑन करंट अकाउंट इज मोर देन टोटल डेबिट आइटम ऑन करंट अकाउंट। तो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस आ जाएगा। सिचुएशन दैट arises when the receipts on current account is more than the payments on करंट अकाउंट। ठीक है, क्या शो करता है ये? इसका मीनिंग देख लेते हैं। इट इंडिकेट्स, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि हमारे देश में
जो फॉरेन एक्सचेंज का नेट इनफ्लो हो रहा है, यानी हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज का लेवल इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई ज्यादा है मतलब हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज की। सिंपल वर्ड्स, इन सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम बोलें तो हम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि किसी भी कंट्री के लिए एक बेनिफिशियल सिचुएशन आप कह सकते हैं। ओके, तो इट इंडिकेट्स नेट इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज in simple words. Current account surplus arises when the value of exports of goods and services is more than the value of imports of goods and services। तो हमने मतलब भी समझ लिया और उसके इंडिकेशंस भी समझ लिए कि अगर करंट अकाउंट सरप्लस होता है तो अगर इसको हम कीवर्ड में देखें कि सैस या कैश, जैसे आप इसको शॉर्ट में पढ़ना चाहें, सिग्निफाइज, क्या दिखाता है ये? सिग्निफाइज दैट नेशन is a lender to other countries। और अदर कंट्रीज का मतलब क्या हो गया? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो नेशन है जो हम, अगर ये सिचुएशन है हमारी कंट्री में, तो इसका मतलब हमारा देश दूसरी कंट्रीज को लेंड कर रहा है। करंट अकाउंट सरप्लस ये सिग्निफाई करता है। ऐसे ही हम लोग देखते हैं अपना करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट, कैड, जिसे आप शॉर्ट में सीएडी भी लिख सकते हैं, कैड, इज अ सिचुएशन when receipts on current account are less than payment on current account। यानी हमारी जो क्रेडिट आइटम है वो कम है हमारी डेबिट आइटम से, यानी हमने पेमेंट ज्यादा करी है और रिसीट्स कम की हैं। अगेन किसका? फॉरेन एक्सचेंज का। तो इस बात को लिख लेते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट इज अ सिचुएशन when the receipts of current account are less than the payments on current account। हमारी मीनिंग हो गई। और ये क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो नेट आउटफ्लो में है,
ओवरऑल हमारा आउटफ्लो ज्यादा है, यानी फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास से जा रहा है, हम निगेटिव में है। इट इंडिकेट्स नेट आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स हमारी इंपोर्ट्स ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स कम है। ठीक है भाई, इन सिंपल वर्ड्स करंट अकाउंट डेफिसिट arises when the value of exports of goods and services is less than the value of imports of goods and services। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, CAD signifies that the nation is borrower from other countries। समझे? जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनकी देश में यही सिचुएशन पाई जाएगी। इंडिया में भी डेफिसिट चलता है, हम बोरो कर रहे हैं। इसका मतलब यह भी है दूसरे सेंस में कि हमारे पास खर्चा करने के लिए, विदेशों से सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम लोन लेंगे, हम उधार लेंगे। इस बात को भी लिख लेते हैं। दिस इज अनफेवरेबल फॉर इकोनॉमी। कोई भी कंट्री इस सिचुएशन में नहीं आना चाहती है, लेकिन जो डेवलपिंग नेशंस हैं या अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, उनकी यही कंडीशन मिलेगी आपको उनकी इकोनॉमी में। आप इंडिया का भी उठा लो तो इंडिया में भी यही सिचुएशन है फॉर द इकोनॉमी, सिंस it reflects that the country does not have enough foreign exchange to finance its international payments। ओके, तो यहां पे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी कंप्लीट होता है। अगर हम समराइज करना चाहें तो एक टेबल के थ्रू हम इसको समराइज कर सकते हैं, जहां पे हम कह रहे हैं कि करंट अकाउंट सरप्लस कब होगा। शॉर्ट में अगर लिखें, करंट अकाउंट सरप्लस, ये कब होगा? जब हमारी रिसीट्स ज्यादा हैं पेमेंट से।
दूसरा हम कह सकते हैं कि बैलेंस्ड करंट अकाउंट कब होगा, जब हमारा रिसीट्स बराबर होंगी पेमेंट्स के। और थर्ड हम अगर समझें करंट अकाउंट डेफिसिट, तो ये कब होगी, जब हमारी रिसीट्स कम होंगी पेमेंट से। शॉर्ट में हमने इसे देख लिया, ओके। इसे देखिएगा, करंट अकाउंट में हम लास्ट एक बात कर लेते हैं छोटी सी। करंट अकाउंट के मेनली दो बैलेंस होते हैं, एक बैलेंस ऑफ ट्रेड या ट्रेड बैलेंस जो आपने पढ़ लिया, दूसरा है बैलेंस ऑन इनविजिबल्स। इनविजिबल के अंदर हम जब बोलते हैं तो सर्विसेज को भी इंक्लूड करते हैं और ट्रांसफर पेमेंट्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं जब हम इनविजिबल की बात करते हैं। तो जो कंपोनेंट थे बैलेंस ऑफ पेमेंट के, जो करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स थे वो तीन थे हमारे। एक तो था ट्रेड इन गुड्स, दूसरा था ट्रेड इन सर्विसेज, तीसरा था ट्रांसफर पेमेंट। जो हम इनविजिबल की बात करते हैं तो हम सर्विसेज प्लस ट्रांसफर पेमेंट है उनके बैलेंस को ले लेते हैं, उनकी बात कर लेते हैं यहां पे, ओके। तो नीचे मैंने छोटा सा बॉक्स बना के एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डिटेल में हमने ऊपर इसको एक्सप्लेन कर लिया है। इनविजिबल्स क्या है या नेट इनविजिबल्स क्या है, इज अ डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ इनविजिबल्स ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो इनविजिबल के अंदर ना हमारी जो रेमिटेंस वगैरह है, गिफ्ट्स ग्रांट्स वगैरह है, वो भी आ जाती है। इनविजिबल इंक्लूड्स सर्विसेज, देखो आ गया, सर्विसेज, ट्रांसफर्स एंड फ्लो ऑफ इनकम दैट टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। सर्विसेज ट्रेड इंक्लूड्स बोथ फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनकम, डिटेल में हमने ऊपर कवर कर लिया इसको। फैक्टर इनकम इंक्लूड्स नेट इंटरनेशनल अर्निंग्स ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर, लैंड एंड कैपिटल। ध्यान से देखो, इसके अंदर हमने वो नहीं लिखा है, एंटरप्रेन्योर नहीं लिखा, प्रॉफिट वाली बात नहीं लिखी, लेकिन वो भी यहां पे आ जाती है। नेट फैक्टर इनकम इज नेट सेल ऑफ सर्विसेज प्रोडक्ट्स लाइक शिपिंग, बैंकिंग, टूरिज्म, सॉफ्टवेयर एटसेट्रा। तो फैक्टर इनकम की बात कर ली हमने, नेट फैक्टर इनकम की बात कर ली, यानी फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज प्लस ट्रांसफर्स, ये तीनों ही मिलके क्या बनते हैं, इनविजिबल्स बनते हैं। इसका मतलब अगर इसको शॉर्ट में देखें तो करंट अकाउंट के जो कंपोनेंट्स थे हमारे, करंट अकाउंट के जो कंपोनेंट्स तीन थे हमारे पास, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज और ट्रेड लिख दिया मैंने, ये ट्रांसफर है, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स। तीन कंपोनेंट थे ना, तो हमारे ये जो दोनों हैं ये हमारे इनविजिबल आइटम्स हैं। और ये जो है हमारी, ये विजिबल आइटम है। आई होप अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक। तो करंट अकाउंट से रिलेटेड सारी बातें हमने यहां पे आज कवर कर ली। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स वगैरह को देखेंगे डिटेल में।